तो मैंने आपको एक क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनिक बताया था, एक आपको मिक्स पॉलीएम्ब्रियोनिक बताया था, एक सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनिक बताया था, 3 बता दिया था। ठीक है, जो लास्ट है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलीएम्ब्रियोनी में, वो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है, ADVENTIVE, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, फिर क्या होता है मैं बता दूं। एग्जांपल लिख लीजिए, सिट्रस एंड मैंगो। सिट्रस एंड मैंगो, ठीक है ना। अब ये होता क्या है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी? इसमें क्या होता है कि सेल्स ऑफ स्पोरोफिटिक टिश्यू, जो मतलब स्पोरोफाइट का पार्ट है, लाइक न्यूसेलस, इट प्रोलिफरेट्स। प्रोलिफरेट्स का मतलब इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड इट डिवाइड्स टू फॉर्म embryo, and that embryo is referred as adventive embryo. Right on. In this cells of adventive tissue, in this cells of adventive tissue, like, sorry, cells of sporophytic tissue, not adventive tissue. In this cells of sporophytic tissue, such as nucellus, NUCELLUS, nucellus proliferates. Proliferates का मतलब starts dividing. Proliferates and forms embryo and such type of embryo is known as adventive embryo. ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो एक एम्ब्रियो है जो कि फॉर्म हुआ है थ्रू नॉर्मल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, और एक दूसरा जो है वो एडवेंटिव है, तो दोनों को आप डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा? हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एम्ब्रियो एंड एडवेंटिव एम्ब्रियो? तो दो मेजर डिफरेंस होता है इन दोनों में। पहला डिफरेंस ये होता है कि जो नॉर्मल एम्ब्रियो होगा उसके पास सस्पेंसर होगा, whereas in case of adventive embryo सस्पेंसर इज एब्सेंट। पहला डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस, अगर आप देखोगे तो एडवेंटिव एम्ब्रियो हमेशा लैटरली पोजीशन होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है, इट इज ऑलवेज लैटरल इन पोजीशन। आवाज नहीं आ रही? आवाज में क्या प्रॉब्लम है भाई? आवाज तो ठीक है, आवाज नहीं आ रही क्या? आ तो रही है, सब कह रहे हैं। भाई आप में कुछ प्रॉब्लम होगा, इधर तो मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, राइट। एडवेंटिव एम्ब्रियो differ from normal embryo. Adventive embryo differ from normal embryo on following grounds. First point लिखिए। In adventive embryo, suspensor is absent. In adventive
embryo, suspensor is absent. Second difference, adventive embryo is always lateral in position, ठीक है ना? ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए एक पॉलीएम्ब्रियोनिक सीड है, एक सीड है जिसके अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो है और आप उसको लगा देते हो, तो कितने प्लांट निकलेंगे? एक ही निकलेगा। जो भी एम्ब्रियो स्ट्रांग होगा वो जर्मिनेट करेगा और उससे एक प्लांट बनेगा। मतलब चाहे वो 10 उस सीड के अंदर 10 एम्ब्रियो क्यों ना हो, अल्टीमेटली उससे एक ही प्लांट बनेगा। तो फिर पॉलीएम्ब्रियोनिक का हमारे लिए फायदा क्या है कि हम पॉलीएम्ब्रियोनिक क्यों पढ़ना चाहते हैं? पर्पस क्या है पॉलीएम्ब्रियोनिक हमारा पढ़ने का, ठीक है, या ये हमारे लिए क्या पर्पस सर्व करता है? तो इसका जो एक इंपॉर्टेंट पर्पस आज के समय में है वो ये है कि हम क्या करते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनिक सीड से एम्ब्रियो को आइसोलेट कर ले। जैसे मान लो एक सीड है, उसके अंदर एम्ब्रियो है, तो हमने मान लो 3 एम्ब्रियो है, ये मान लो 3 मार्कर जो है वो 3 एम्ब्रियो है, तो हमने इन तीनों एम्ब्रियो को आइसोलेट किया। नॉर्मल कोर्स में तो एक ही प्लांट निकलता। अब हम क्या करेंगे, हर एम्ब्रियो को कवर कर देंगे कैल्शियम एल्जिनेट से। इट इज कवर्ड विथ कैल्शियम एल्जिनेट एंड नाउ इट इज बिहेविंग एज आर्टिफिशियल सीड। सो हम कहते हैं कि embryo isolated from polyembryonic seed is encapsulated with calcium alginate for production of artificial seed. ठीक है, write down. Embryo isolated from polyembryonic seed is encapsulated with calcium alginate, मतलब उसे कवर कर देते हैं, for production of artificial seed. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज जेनेटिक्स। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में 2 चैप्टर हैं, ठीक है, जो हमें पढ़ना है। एक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। ये 2 चैप्टर हैं। अगर हम वेटेज वाइज देखें तो ऑन एन एवरेज दोनों चैप्टर मिला के 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 इज अ सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। आप 4-4 एवरेज मान सकते हो, कभी किसी से 5-3 होता है, 6-2 भी हुआ है, बट क्वेश्चन दोनों से आते हैं, ठीक है। आपके लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल होते हैं। एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मैं ऐसे पढ़ाते हुए एनसीईआरटी से बाहर जाऊंगा बट बहुत कम। तो आपका सारा फोकस जो इन दोनों चैप्टर में रहेगा वो नोट्स और एनसीईआरटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस। डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आपको उलूल जुलूल चीज नहीं पढ़ना है। बहुत लोग ये दिखाने के लिए कि जेनेटिक्स में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और ये वो, तो उलूल जुलूल चीज पढ़ा देते हैं जो आपके मतलब का नहीं है। तो हम लोग, पता ही आपको, मैं तो फोकस रहता हूँ एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही, तो आपको पढ़ना भी वही है और समझने वाला चीज है, सिंपल है, प्रोवाइडेड टीचर उसको कॉम्प्लेक्स ना करे, ठीक है। तो अगर मैं इसको जितना सिंपल रख सकूंगा, कोशिश मेरी यही रहेगी आपके लिए एकदम सिंपल इसको रखूं, ठीक है। और अगर आपके स्कूल में ये चैप्टर शुरू हो गया है, अगर ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, तो आप अभी तक कंफ्यूज हो चुके होंगे। तो स्कूल का जो क्लटर है वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए, उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। हमें एकदम सिंपल तरीके से इन चैप्टर्स को अप्रोच करना है। तो पहला, हम जब जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं तो पहले मैं क्या करता हूँ, जेनेटिक्स में बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि उन टर्म्स को पहले मैं
आपको बता देता हूँ कि ये टर्म्स अभी आएंगे आगे। तो वहां पे जब आते हैं तो फिर मुझे वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि टर्म्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो टर्म्स जनरली आते हैं उन टर्म्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? तो सबसे पहले हमारा आता है कि जेनेटिक्स है क्या। हम कहते हैं जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब मैंने यहां पे दो टर्म यूज किया, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है? जैसे अगर मान लीजिए आप अपने मोहल्ले में घूम रहे हैं, ठीक है, तो आपको देख के कोई बोलता है अच्छा अच्छा लगता है, ये शर्मा जी की बेटी है या किसी और का बेटा है, तो आप अपने पेरेंट को रिजेंबल करते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। ठीक है, लेकिन सडनली वहां पे कोई बोलता है कि अरे देखो, इसका जो नाक है इसके फादर से अलग है, उनके फादर का नाक थोड़ा सा छोटा है, इसका थोड़ा लंबा है, या इसका छोटा है उनका लंबा है, वट एवर, दैट इज वेरिएशन। दैट इज डिग्री बाय विच ए प्रोजेनी, मतलब बच्चा, डिफर फ्रॉम इट्स पैरेंट, दैट इज वेरिएशन। समझ में आया सबको? जेनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. Inheritance is transfer of character from parent to progeny, and variation is degree by which a progeny differ from its parent. क्लियर है सबको? चलिए तो लिखिए जेनेटिक्स, इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with inheritance and variation. It is branch of biology which deals with inheritance and variation. Next point लिखिए, inheritance is transfer of character. Inheritance is transfer of character from parent to progeny. Inheritance is transfer of character from parent to progeny, and variation is degree by which a progeny differ from its parent. इनहेरिटेंस का मतलब होता है इट इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम parent to progeny, from parent to progeny. ठीक है, and variation is degree by which a progeny differ from its parent. Now next term, atavism, 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 atavism. ठीक है, तो एटाविज्म होता क्या है? जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो लोग देखते हैं ना, अरे देखो इसका नाक इसकी तरह है, इसका कान इसकी तरह, इसका ये ऐसे है, इसका ये ऐसे ऐसे बोलते हैं। सडनली कोई उसी से बोलता है कि अरे देखो इसका जो आंख है ना इसके परदादा की तरह है, या इसका कान जो है वो 2-3 जनरेशन पीछे की तरह है। ठीक है, ये कैरेक्टर पहले 1-2 जनरेशन में नहीं आया, फिर ये सडनली रीअपियर कर गया। दिस सडन रीअपियरेंस ऑफ ए कैरेक्टर इज नोन एज एटाविज्म। समझ में आया इसका मतलब? एटाविज्म समझ में आया सबको? Pardon? It is sudden
reappearance, it is sudden reappearance of a character. It is sudden reappearance of a character. ठीक है ना. नेक्स्ट सेकंड थर्ड जीन. ठीक है. अब ये जीन होता क्या है? हाउ यू कैन डिफाइन जीन? जीन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल है. डीएनए ही सारा इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. ठीक है. इस डीएनए से क्या बनता है? आरएनए. और इस आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन. जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन से पढ़ेंगे डिटेल में ये पूरा प्रोसेस. ठीक है. तो ये डीएनए जो है ये प्रोटीन के सिंथेसिस को डायरेक्ट कर रहा है. इसका काम क्या है? डीएनए का काम है स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन. इसका काम है स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. आरएनए का काम क्या है? आरएनए का काम है मैसेंजर, मैसेज कैरी करता है. ठीक है. और प्रोटीन का काम क्या है? एक्सप्रेशन. तो जो भी कैरेक्टर हम लोग को दिखता है वो प्रोटीन के कारण है. और प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड तो जानते हो ना सब. एमिनो एसिड ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज पॉलीपेप्टाइड. पता है सबको? ठीक है. तो ये प्रोसेस है. तो अब हम जीन को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहते हैं इट इज स्ट्रेच ऑफ डीएनए, इट इज स्ट्रेच ऑफ डीएनए which codes for a polypeptide, which codes for a polypeptide, and it acts as unit of inheritance. It acts as unit of inheritance. Third term, gene is stretch of DNA. Gene is stretch of DNA which codes for polypeptide, which codes for polypeptide and acts as unit of inheritance, and acts as unit of inheritance. मैंने कहा कि डीएनए जो है ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. ठीक है. ओके. उस इंफॉर्मेशन को मैसेज के फॉर्म में आरएनए लेके जाता है. ओके. और फाइनली वो इंफॉर्मेशन जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है इट इज इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन इज नथिंग बट पॉलीपेप्टाइड, अमीनो एसिड जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है. अब देखो, तो हम कह सकते हैं कि इट इज स्ट्रेच ऑफ डीएनए, इट इज स्ट्रेच ऑफ डीएनए which codes for a polypeptide, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है. और इट एक्ट्स एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो कैरेक्टर जाएगा वो इसी जीन के थ्रू जाएगा. दैट्स व्हाई वी से इट एक्ट्स एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. नाउ नेक्स्ट टर्म जो हमारा आता है दैट इज एलील. फोर्थ टर्म इज एलील. नाउ अब एलील होता क्या है? आपने 10th में पढ़ा होगा कि कैपिटल टी जो है वो टॉल के लिए कोड करता है और स्मॉल टी में ड्वार्फ हो जाता है. ऐसा पढ़ा है ना? 10th में पढ़ा होगा ना. मेंडल वाले में थोड़ा बहुत तो पढ़ाई है आप लोगों ने. ठीक है ना. ये जो टी जीन है ये किस चीज के लिए? हाइट के लिए. हाइट के लिए ना ये. अब देखो, ये कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है.
तो ये कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है, मतलब हाइट के जीन का ये ऑल्टरनेट फॉर्म है, सेम ही जीन का अलग अलग फॉर्म है ना। तो हम कहते हैं डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ ए सेम जीन। अगर मान लो ये रहेगा तो इंडिविजुअल टॉल हो जाएगा, ये रहेगा तो इंडिविजुअल डॉर्क हो जाएगा। सो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ ए सेम जीन इज नोन एज एलील। समझ में आया? डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ ए सेम जीन इज नोन एज एलील। मतलब जीन एक ही है और उसका जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग आ रहा है, कहीं पे लंबाई दिख रहा है, कहीं पे छोटा। ठीक है, राइट ऑन। एलील इट इज लिखो पे समझाया था। इट इज different morphological form. It is different morphological form of a same gene. Different morphological form of a same gene. मैंने क्या कहा कि जो कैपिटल टी है वो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और स्मॉल टी जो है वो डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोनों जीन तो हाइट को ही कंट्रोल कर रहा है ना। तो हाइट के जीन का दो अल्टरनेट फॉर्म्स हैं जिसके कारण अलग अलग मॉर्फोलॉजी आ रहा है। So this different morphological form of a same gene is known as allele. ठीक है, ओके। इसको और भी इसका बहुत डेफिनेशन है, वो भी आपको जानना, क्वेश्चन भी आया। तो ये जीन जो है वो तो स्ट्रेच ऑफ डीएनए है, ठीक है। जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा कि डीएनए में ATGC होता है, ऐसा होता है ना। अभी मैं डिटेल में स्ट्रक्चर में नहीं जा रहा, आपने बायोमॉलिक्यूलर में पढ़ा है। तो मान लो ऐसे कोई सीक्वेंस है डीएनए का, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मान लो इस जी में कोई चेंज आया, ये पहले कैपिटल टी का सीक्वेंस था, लेकिन इस जी में कोई चेंज आया, यहां पे अब सी ही आ गया, ठीक है। और जिसके कारण अब जब सी आ गया तो ये स्मॉल टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म चेंज हो गया। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। अभी म्यूटेशन हमने पढ़ा नहीं है तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा, म्यूटेशन अभी आगे आएगा इसी चैप्टर में लास्ट में। तो एलील जो है इट इज नथिंग बट इट इज डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ए जीन। क्योंकि इसमें चेंज आया इसलिए कैपिटल टी से स्मॉल टी में चेंज हुआ। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ, 2015 या 16 के पेपर में देखना कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ए सेम जीन इज नोन एज दैट इज एलील। नहीं आया समझ में, वही बात लिख लीजिए, मैं आपको समझाया था दोबारा। इट इज डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ए जीन। एलील का अगला डेफिनेशन है इट इज डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ए जीन, ठीक। चलो इसको दूसरी तरीके समझाएंगे। मान लो ये जो मेरा आपको हाथ दिख रहा है ये बेस सीक्वेंस है। डीएनए में आपको पता ना बेसेस होते हैं ATGC, ठीक है। तो कैपिटल टी में, ठीक है, ये 5 ऐसे बेसेस हैं मान लेते हैं, तो ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गया। अब क्या हुआ, ये वाला जो बेस था ये चेंज हो गया किसी कारण से, हो सकता है नेचर में, पॉसिबल है, रीजन कैन बी मेनी। अब ये चेंज होने के कारण क्या हुआ कि अब ये स्मॉल टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, ठीक है। तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म चेंज हो गया। तो जीन तो वही है लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म बदलने के कारण वो अलग एक्सप्रेशन दे रहा है। सो दिस डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ए जीन इज नोन एज एलील, ठीक है। मौलिक कि उसके डीएनए में कुछ ऐसा चेंज आया उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जिसके कारण उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया, एंड दैट इज डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ए जीन। या अगर हम इसको बहुत सिंपल तरीके से जीन को डिफाइन करें, मतलब एलील को अगर हम और सिंपल तरीके से डिफाइन करें तो हम कहते हैं इट इज ए कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए जीन। भाई एक लंबा है एक छोटा है हाइट में, तो एक ही जीन हाइट के जीन का कंट्रास्टिंग एक्सप्रेशन है। एक का हाइट ज्यादा है एक का हाइट कम है,
So this contrasting form of a gene is known as allele. तो next definition लिखिए allele का. It is a contrasting form of a gene. It is a contrasting form of a gene. ठीक है. अब देखो ये कंसेप्ट को समझो. जैसे अगर हम ह्यूमन को देखें तो हम लोग डिप्लॉयड हैं. 2n is equal to 46. यही है ना हम लोग. हमारे में क्या है, 23 क्रोमोसोम मदर के साइड से आया है और 23 क्रोमोसोम जो है फादर की साइड से आया है, और ये दोनों मिलके 46 बनाते हैं. नॉर्मल प्रोसेस में अगर स्पर्म 23 कंट्रीब्यूट करेगा 46 बन जाएगा. मतलब एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 11 है, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं 11 मान लो, 12 मान लो, कुछ भी मान लो, ये क्रोमोसोम 12 है मान लेते हैं. तो अगर ये मदर के साइड से जो क्रोमोसोम आया है, यहां पे हाइट का जीन है, तो मान लो यहां पे कैपिटल टी है, तो यहां पे भी हाइट का जीन होगा जो फादर की साइड से है. ये तो मदर की साइड वाला था. अब ये फादर की साइड वाले में भी यहाँ पे सेम लोकेशन पे हाइट का जीन होगा. ये कुछ भी हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है. मतलब क्या है इसमें कि इन एन इंडिविजुअल और इन ए डिप्लॉयड इंडिविजुअल, एलील इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पेयर. एलील हमेशा क्या होगा, पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा हमेशा. डिप्लॉयड है अगर इंडिविजुअल. ठीक है. थर्ड वन, नेक्स्ट वन लिखिए. इन ए डिप्लॉयड इंडिविजुअल, इन ए डिप्लॉयड इंडिविजुअल, allele is always present. Allele is always present in form of pair. In diploid individual, allele is always present in form of pair. ठीक है ना. लेकिन ऐसा है क्या, अगर आप नेचर में देखें तो एक जीन का सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म हो, या तो बहुत लंबा आदमी हो या बहुत छोटा आदमी हो, ऐसा तो नहीं है. आपको 7 फुट लंबे भी मिलते हैं, 6 फुट 10 भी है, 6 फुट 5 भी है, 5 फुट 10 भी है, 4 फुट के भी है, 3 फुट के भी है, 5 1 2 5 3 5 वाला रेंज तो बहुत लंबा है. ठीक है. मतलब क्या हुआ कि एक जीन का अगर आप पॉपुलेशन के लेवल पे देखें तो बहुत सारा एलिक फॉर्म हो सकता है. इंडिविजुअल में हमेशा पेयर होगा, बट एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन ए जीन, सर अगर हाइट जेनेटिकली डिटरमाइन होती है तो ऐसा क्यों कहते हैं मंकी पर करने से हाइट. बेटा परंपरा चली आ रही है कि थोड़ा झूल लोगे तो थोड़ा इधर उधर से खींच जाओगे, बट हाइट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड. पॉलीजेनिक ट्रेट है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको. हाइट एकदम देखो, जो लंबे पेरेंट होंगे आपको बहुत रेयर उनके बच्चे कम हाइट के दिखेंगे, और जो कम हाइट के पेरेंट होंगे उनके बच्चे काफी रेयर होंगे जो लंबे होंगे. ऐसा नहीं कि एकदम नहीं होंगे, बट मतलब हाइट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड. ठीक है. हाइट एक पॉलीजेनिक ट्रेट है, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे. ठीक है. हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया. ठीक है. आईक्यू, इवन आईक्यू इज जेनेटिकली डिटरमाइंड. ओके ना. क्या बता रहा था मैं, हाँ, कि इंडिविजुअल के लेवल पे एलील हमेशा पेयर के फॉर्म में होता है. ठीक है. बट जब हम पॉपुलेशन की बात करें तो एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन ए जीन कैन हैव n नंबर ऑफ टाइप्स, एंड दैट इज टुगेदर रिफर्ड एज एलीलोमॉर्फ. तो राइट डाउन, नेक्स्ट वन लिखिए. At the level of at the level of population, at the level of population, a gene can have n number of types. A gene can have n number of types that is together referred as allelomorph. That is together referred as allelomorph. ठीक है. Now, next is genotype and phenotype.
जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अब ये जीनोटाइप क्या होता है और ये फिनोटाइप क्या होता है? देखो, जैसे कैपिटल टी है, ठीक है, या कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये जीन कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, ठीक है, कि कैपिटल टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी, ठीक है, ओके। सो दिस इज जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज रिफर्ड एज जीनोटाइप। Right? Genotype. It is genetic makeup of an organism. It is genetic makeup. It is genetic makeup of an organism. अब ये जो कैपिटल टी है, ये टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, और ये वाला हमारा ड्वार्फ होगा, यही होगा ना, है कि नहीं? तो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप. This is expression of genotype and that is referred as phenotype. Right on? Phenotype is expression of genotype. Phenotype is expression of genotype. Clear? Okay. Now, अब देखो, कोई भी फिनोटाइप जो है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? जीनोटाइप पे। जैसा जीनोटाइप हो, नहीं आया, क्या नहीं आया? 1+5 2 और समझ नहीं आया? अरे भाई, कैपिटल टी जो है वो किसी जीन का कॉम्बिनेशन है ना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो जीन उस इंडिविजुअल में उस जीन का कॉम्बिनेशन है, दैट इज जेनेटिक मेकअप, दैट इज रिफर्ड एज जीनोटाइप। और उस कैपिटल टी के कारण ही वो टॉल है, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप, ठीक है, एंड वी कॉल इट फिनोटाइप। समझ में आया? क्लियर है पॉइंट? अब 1+5, एक तो यार अपना नाम लिखा करो, ये रेडमी और 1+, अपना नाम तो स्क्रीन पे लिखा करो यार, जो भी प्रोफाइल बना उसमें अपना नाम लिख लिया करो यार, नाम ऐसे नाम, तो फिर मैं ऐसे अगली बार से अगर मुझे ऐसा नाम रिफ्लेक्ट करेगा 1+, रेडमी 10, रेडमी 8, तो मैं उसके डाउट नहीं बताऊंगा। हर्षित का नाम दिखता है मेरे को, तो वैसे आपका भी नाम दिखना चाहिए जो क्लास कर रहा है, ठीक है। अगर आप डाउट पूछ रहे हो, मौलिक का नाम दिखता है, ये 1+, 3+ क्या होता है? आपको अपने नाम को छुपाने का क्या मतलब है? शर्म आती है आपको? शर्म आती है पुलकित? मुझे मोहित है, पुलकित है, इनका नाम दिखता है तो ठीक है, एड्रेस करके बताने में समझ में आता है, तो अपने आईडी को नाम से ये करो, ना कि ऐसे 1+, 3+ टाइप से। ओके ना, तो क्या बता रहा था मैं आपको? मैं भूल गया क्या बता रहा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म depends upon, phenotype of an organism depends upon its genotype. Phenotype of an organism depends upon its genotype. ठीक, next, homozygous and heterozygous. Next is homozygous and heterozygous. ठीक है, जैसे कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, यहां पे क्या है? इन एलिलिक पेयर both the alleles are of same type. When in an allelic pair both the alleles are of same type, that condition is referred as homozygous. Okay, we call it homozygous. अगर आप इसको देखें कैपिटल टी स्मॉल टी, तो in this allelic pair these alleles are of different type and that condition is referred as heterozygous. Okay, right on.
homozygous. When in an allelic pair, both the alleles are of same type, then it is known as homozygous condition. And when in an allelic pair, both the alleles are of different type, then such condition is referred as heterozygous. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे. ठीक है, थैंक यू.